नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं अमेरिका से। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार, नमस्कार। आपको अपने दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। तो साहब, जो फैसला हुआ था उसके हिसाब से कल या परसों एपिस्टीन जो सेक्स स्कैंडल है उससे जुड़ी हुई फाइलें और जानकारी वो दुनिया के सामने आ जाएंगी। अमेरिका के सामने भी आनी ही है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप समेत 9 लोगों के नाम तो पहले ही सामने आ चुके हैं। हालांकि किसी पर भी ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उनको सेक्स स्कैंडल में मान लिया जाए कि वो उसमें सीधे तौर पर शामिल थे। इनमें डोनाल्ड ट्रंप है, बिल क्लिंटन है, बिल गेट्स हैं, प्रिंस एंड्रयू है, स्टीव बेनन है, लेरी समर्स है, और आपके बुढ़ी एलन जो फिल्म फिल्म निर्माता है, रिचर्ड ब्रैंसन है जो बिजनेसमैन है, और मशहूर वकील एलन डर्सोविट्स हैं। 9 नाम का खुलासा पिछले दिनों हुआ था आदित्य जी। अब जब ये सारी फाइलें जिनके बारे में कहा जा रहा है कि लाखों पन्ने की ये जानकारी हो सकती है, तो एक तो इसके खुलासे में ही समय लग सकता है। नंबर 2, किस तरह का वातावरण अमेरिका में है, और अगर इनमें कुछ ऐसा खुलासा हो जाता है जिससे एक राजनीतिक बवाल शुरू हो जाए, तो ये चीजें कहां तक जा सकती हैं? देखिए, इस लिस्ट को बड़ा सोच समझ के रिलीज किया गया है और ये सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स से ही संबंधित है। पहले तो ये क्लियर कर दें, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं है। एप्स्टाइन के बारे में बोला जा रहा है कि वो मोसाद का एजेंट था। उसकी लॉयल्टी इजराइल को थी और उसका काम था अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना थ्रू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन। और ऐसा लोकली बोला जा रहा है और इसके बारे में प्रूफ्स भी लोग डालते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऑफिशियली इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और एप्स्टीन का संदिग्ध अवस्था में गायब हो जाना, उसको कोई अंत्येष्टि नहीं हुई है, वो गायब है। कहा जा रहा है कि जेल में सुसाइड कर लिया या मर गया, कुछ इस तरह की बातें कही जा रही। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई पुष्टि नहीं है। किसी ने देखी नहीं उसका शरीर, कोई देखा नहीं किसी ने। तो इसके बारे में टकर कार्लसन भी पहले बहुत ज्यादा शोज कर चुके हैं, बोल चुके हैं, और बाकी अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी भी बहुत कुछ कर चुकी हैं। और शुरू में ऐसा डरा जा रहा था, ऐसा बोला जा रहा था कि पूरी फाइल्स में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही ज्यादा है। एलन मस्क ने बोला था। बाद में उसकी फाइल्स डिलीट कर दी, उसने पोस्ट डिलीट कर दिया। अब जब ये पार्शियली रिलीज हुई है लिस्ट, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों पार्टीज को बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेट एज वेल एज रिपब्लिकन। ऐसा कोई टारगेट नहीं कि सिर्फ रिपब्लिकन हो। और इसमें ज्यादातर ये अमेरिकन रिच बिजनेसमैन है या फिर ब्रिटिश बिजनेसमैन है हु प्ले कंट्रोलिंग स्टेक, जो अमेरिकन इकोनॉमी में प्ले करते हैं। तो ये काफी लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स है यहाँ की। और ये पॉलिटिकल इशू तब बना जब डेमोक्रेट्स वांटेड टू कॉर्नर ट्रंप, तब ये बना पॉलिटिकल इश्यूज। तो ट्रंप ने पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ा कि उस लिस्ट को आते ही रिलीज कर देंगे। FBI कैश पटेल ने बोला कि मैं आते ही रिलीज कर दूंगा। फिर अंत में जाके उसको रिलीज कर दिया गया। और उसके बाद अमेरिकन कांग्रेसमैन की कमेटी बनी जो इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो लोग डेली किसी ना किसी विक्टिम को लाते थे कांग्रेस कैपिटल में और इंटरव्यू करते थे लोगों के सामने। तो वो सब हो गए के बाद इसको रिलीज किया गया आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब उसके लीगल टर्म है इनका, कि जो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, वो इंफॉर्मेशन निकाल के इसको रिलीज कर दिया गया। तो इसमें बहुत सारे आइलैंड्स के नाम आते हैं जो अर्जेंटीना में है, जो यूएस मार्शल आइलैंड्स में है, जो कि आर बियॉन्ड द रीच ऑफ यूएस सिविलियंस आल्सो। वो मिलिट्री आइलैंड्स हैं। और कुछ प्राइवेट आइलैंड्स हैं अर्जेंटीना में, और या फिर एक एंटार्क्टिका में भी है, एक
near the Argentina coast, वो सब इंफॉर्मेशन जो सिविलियंस के पास नहीं हो सकती, ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर देयर। तो इसमें एक आप समझिए ओंकार जी कि ये लिस्ट रिपब्लिकन या ट्रम्प को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी पर्टिकुलरली, लेकिन इसमें जब से नाम निकला है बिल क्लिंटन का प्रोमिनेंटली, बिल गेट्स का और रिचर्ड ब्रांसन का, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गिर सकती है, तब से इस लिस्ट को पार्शियली डिडक्ट करके निकाला गया है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ ट्रम्प ही ट्रम्प नहीं है, अब इससे सब लोग हैं। तो आप सोचिए 3 प्रीवियस प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्वड इन दिस लिस्ट, 3। और रिपब्लिकन्स बड़े शॉक भी हैं कि हल्का सा रेफरेंस दिया गया है। देखिए हम और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मालूम है वो सोशल मीडिया के थ्रू मालूम है, मैं वो बिल्कुल। डिस्क्लेमर रखूंगा क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं है। और ये लिस्ट रिलीज की गई प्रोमिनेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, नॉट टू द कांग्रेस। तो इस तरह ये रिलीज की गई है, तो इसलिए सब लोग चुप हैं। आपने देखा होगा इस लिस्ट के बाहर आते ही एवरीवन इज क्वाइट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्योंकि दोनों साइड में बोला जाता है ना, हवा में सब नंगे हैं, ये हो रहा है हिसाब। ये एपस्टीन के बारे में आपने बताया कि ये मोसाद के लिए काम कर रहा था, इजराइल के लिए काम कर रहा था और इस तरीके से काम कर रहा था। ये चीजें शायद दबी रहती अगर एक नाबालिग को सेक्स के लिए प्रेशराइज ना किया जाता और उसके माता पिता पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए ना पहुंचते तो शायद दबी रह जाती। और मुझे ध्यान आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं, जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में भिड़ंत हो गई और मस्क ने अपने को दूर करने का फैसला किया, तो एपस्टीन फाइल्स के बारे में उन्होंने भी कुछ कहा था कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है और ये बहुत बुरी तरह फंसने जा रहा है। एब्सोल्युटली, यही तो स्टेटमेंट था उसका कि एप्स्टीन फाइल्स इसलिए रिलीज नहीं की जा रही हैं बिकॉज ट्रम्प इज ऑल ओवर द फाइल्स, ये उसका स्टेटमेंट था। और जो गिस्लिन जो फैमिली है जिसने रिपोर्ट किया था, नाउ दोज पीपल वो तो बड़ा इनोसेंटली गए थे रिलीज कर उसको रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज्यादा बात शुरू वहां उछाली गई वो की गई डेमोक्रेट्स के थ्रू, और सबने बोला कि डेमोक्रेट्स वो फाइल्स रिलीज करेंगे। बाद में इट बिकेम द इलेक्शन कैंपेन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो बट पहले तो ये बड़ा इनोसेंट प्रॉब्लम थी, लोगों को लग नहीं रहा था क्या चल रहा है, एंड नाउ इट हैज बिकम ए, अब यहाँ तक कि जब वो व्यक्ति ने ऐसा बोलते हैं सुसाइड किया, अभी वो सब कुछ डिटेल्स ही नहीं, वो सारा जो वीडियोस जो सीक्वेंस होना चाहिए कैमरेस का, हाई सिक्योरिटी प्रिजन का, वीडियो से गायब कर दिए। तो देयर वाज अ नेशनल कवर अप आल्सो हियर। तो इसलिए अब जो है फ्यूचर जो है अब तो क्लियर हो गया है, ट्रम्प इज नॉट देयर। अगर ट्रम्प है तो बाकी आप लोग भी हैं, सो नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी। इसलिए आप देखेंगे 2-3 दिन से इशू एकदम डाई आउट हो चुका है अमेरिका में। यहाँ भारत में सुब्रमण्यम स्वामी जब से एक्चुअल में उनको कोई पद ऑफर नहीं किया नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही, तब से जैसे होता है ना कि बड़बड़ करने की आदत पड़ जाती है एक खास उम्र में, और अगर कोई मनवांछित पद ना मिले या सम्मान ना मिले, इनको तो ये गलतफहमी थी कि मेरे से बड़ा अर्थशास्त्री तो इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा है नहीं। तो ये 90 के दशक से ही उनकी आत्मा भटक रही है। वो पीवी नरसिम्हा राव के समय भी उनको लगता था कि मुझे वित्त मंत्री बनाया जाएगा, फिर मनमोहन सिंह के समय भी लगता था, बीच में भी उनको लगता रहा, फिर अटल सरकार में भी नहीं हो पाया, और बाद में जब नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने तो बिल्कुल ही किनारे कर दिया इनको, अरुण शौरी को, जसवंत सिंह को, यशवंत सिन्हा को, ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनको उन्होंने छुआ ही नहीं, पूछा ही नहीं कि भाई तुम क्या हो, कैसे हो। और इन्होंने बड़ी आलोचना उस समय अलग-अलग तरीके से की, गालियाँ दी एक तरीके से। एस जयशंकर पर पिछले दिनों दुनिया भर के आरोप उछाले कि चीन में जब ये एम्बेसडर थे तो नरेंद्र मोदी वहाँ जाते थे, ये व्यवस्था करते थे, वो व्यवस्था करते थे।
मतलब फ्रस्ट्रेशन सारे बाहर निकल करके आ रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर ये अमेरिका का जो मसला है, इस पे दावा कर दिया कि कुछ भारतीय मंत्री, कुछ पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद के नाम भी आ सकते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी को ये आकाशवाणी कहाँ से हो जाती है? वो हर मामले में अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ कोई एक भविष्यवक्ता या ज्योतिषी साबित करने की कोशिश करते हैं, या सारे इंफॉर्मेशन के भंडार उन्हीं के पास है ये। और इधर मीडिया में भी लगातार ये कि कुछ भारतीयों के नाम हो सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे आदित्य जी? भारतीयों का इससे क्या संबंध? ये तो डोमेस्टिक इशू है अमेरिका का। इसमें कोई भारतीय, आपको क्या लगता है कि आइंस्टाइन कोई इंटरनेशनल रिंग चला रहे थे? वो सॉरी, एप्स्टाइन कोई इंटरनेशनल रिंग चला रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। वो तो सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज के लिए है। वो एक ग्रुप था जिसको बनाया गया था पर्टिकुलरली थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन अमेरिका के लिए, ताकि अमेरिकन पॉलिटिशियंस के दोनों साइड के लोगों को कंट्रोल किया जाए। उसमें भारतीय पॉलिटिशियंस या कोई किसी और कंट्री के पॉलिटिशियंस कहाँ से आएंगे? और ये बिलियनियर गुड लुकिंग ग्रुप माना जाता था इसको। अब उसमें अमेरिकन गुड लुक्स में का डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है, भारतीय गुड लुक्स का डेफिनेशन अलग होता है, और भारतीय पॉलिटिशियंस तो वैसे ही कंट्रोल में आ जाते हैं, उनके लिए एब्सटेन लिस्ट की क्या जरूरत है? सो और ये प्राइवेट डायरी मेंटेन करता था ये कि ये इस आदमी से इधर मिलना है, ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था वो। अब वो सारा डेटा तो गायब ही है, सारा जब्त कर लिया गया बाय द एफबीआई एंड अदर रिसोर्सेज। तो इसमें कोई भी देयर इज नो वे कोई भारतीय नाम हो सकता है। उसका रीजन ये है कि वो लिस्ट और वो जो इस आदमी के जो कनेक्शंस थे वो ओनली न्यूयॉर्क बिजनेसमैन, उसका टारगेट सिर्फ वही बिजनेसमैन थे विच कैन अफेक्ट अमेरिकन पॉलिटिक्स। और रिचर्ड ब्रांसन का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अमेरिकन सोशलाइट है। प्रिंस एंड्रू का नाम इसलिए आता है बिकॉज ही इज एन अमेरिकन सोशलाइट। वो सारी पार्टीज में रहते हैं न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस में, इसलिए नाम आता है। इस लिस्ट का कोई संबंध ही नहीं है आउटसाइड यूएस और यूके के ऑफिशियल्स के थ्रू। तो अगर ये लोग कोई ऐसी पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, दोनों ही ये जो राउत एंड स्वामी जी, इस दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक इनका खुद का पॉलिटिकल कोई एजेंडा होगा, बट नॉट फॉर दिस लिस्ट एक्चुअली। इस लिस्ट में कोई भी नॉन अमेरिकन, नॉन ब्रिटिश नाम नहीं है। हो सकता है कुछ यूरोपियन नाम हो, यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स हो उनके नाम हो, बट नॉट एशिया। एक वीडियो सुन ही लेते हैं। यहाँ कुछ चंडू खाने की उछाली जा रही हैं। आप का जो मूल स्टेट है महाराष्ट्र, वहीं से आते हैं ये, और अपने ही स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है, और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे। नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह पाएंगे, मतलब इससे बड़ी कोई चंडू खाने की हो सकती है क्या? देखिए, ये सब लोग जो है मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं फॉर एनी रीजन, नो रीजन। मोदी जी का काम दुनिया में दिख रहा है ना? अब पर्सनल जेलसी को या पर्सनल इनकॉम्पिटेंस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। कि आप इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे जिसका पब्लिक रिकॉर्ड क्लीन है फ्रॉम गुजरात लीडरशिप। करीब 25 साल का लीडरशिप है उनका एट द स्टेट एंड नेशनल लीडरशिप लेवल। और अभी तक तो ये लोग कुछ, ये बातें मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूँ कि हम 2 मिनट में गिरा देंगे मोदी जी की गवर्नमेंट को। हमें मालूम है कि मोदी जी ये, मतलब कि इतना नीच गिरना। देखिए क्या है कि मुझे किसी के यौन संबंधों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
दूसरे की, वो पर्सनल लाइफ है लोगों का और वो क्या करना चाहते हैं वो खुद करें। लेकिन इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाना इन लोगों का, अगर इनमें से लोगों की इनकी पोल खुलनी शुरू हो जाए तब क्या होगा? तो आई डोंट थिंक सो इसका कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस होना चाहिए, ना होगा, और प्रूफ इनके पास डेफिनेटली नहीं होगा। और भारतीय गवर्नमेंट को भी और भारतीय कोर्ट्स को भी बड़ा लॉ स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। अगर इन्होंने कोई भी एआई स्पूफिंग करके कुछ ऐसी इमेज निकाली, देन दे शुड बी गिवन द हाईएस्ट पनिशमेंट एज पर द लॉ, क्योंकि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं बेस्ड ऑन द पब्लिक प्रोफाइल दैट वी हैव सीन। और एप्स्टाइन लिस्ट का इससे कनेक्शन होना तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ भी, मैं तो बहुत सारे इनकी फोटोग्राफ्स देखी हैं। अगर अब तक ऐसा होता तो अमेरिकन मीडिया तो निकाल ही चुका था अब तक। एंड अमेरिकन उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भारतीयों को कोई टेस्ट होगा नहीं, बाय द वे। वो हमारे जो बहुत ही नीच, मतलब इट्स टू लो फॉर ऑल ऑफ अस, जो उसमें जो हरकतें हैं, और वो पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क इलीट के लिए है। न्यूयॉर्क इलीट, लॉस एंजलिस इलीट, अभी इलीट बोले या डिलीट बोले, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो इट इज फॉर दैट लिस्ट। तो इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं है। So these people are saying one thing on the basis of, आपने स्वामी जी का नाम लिया, उनके क्लेम्स के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा ज्यूम किया जाता है कि वो बोलते हैं कि मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे मोसाद है, ये है। अब मोसाद तो इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसका कंट्रोल तो, अगर वो इस तरह की बातें करेगी तो रॉ भी तो है, ऐसा तो नहीं कि रॉ के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो ये रेलेवेंट है ज्यादा कन्वर्सेशन। ये लोग अभी कल कुछ और स्टेटमेंट बोल देंगे ये लोग को। संजय राउत तो जानते हैं आप, इसीलिए मैंने कहा कि चंडू खाने की फैलाने वालों में से है, और इनका और कोई काम ही एक्चुअल में नहीं है। चलिए साहब, दूसरे विषय पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ है, शुरू में मीडिया में आया कि पाकिस्तानी मूल के हैं, बाद में पता लगा कि नहीं, ये साजिद अकरम तो हैदराबाद से 27 साल पहले गया था। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो 4-5 बार भारत आया भी, उस प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ चला भाइयों में, भतीजों के साथ। और उसके कई साल बाद वो आया ही नहीं, भारत नहीं आया। वहां उसने एक ब्रिटिश महिला के साथ शादी कर ली, उसका बेटा भी जवान हो गया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये लोग फिलीपींस के एक क्षेत्र विशेष में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। अब उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। पाकिस्तान का रोना ये है कि साहब हमारा बड़ा नाम गंदा कर दिया गया, बता दिया गया कि वो तो पाकिस्तानी मूल के थे। तो उनका उनका शिकवा, उनका गिला कुछ ऐसा है जैसे पाकिस्तान दूध का धुला हुआ है, और पाकिस्तान से तो कोई आतंकवादी कहीं पूरी दुनिया में पाया ही नहीं गया है अभी तक। सब जानते हैं कि ट्विंस टावर गिरवाने वाला अलकायदा का चीफ एबटोबाद में पाकिस्तानी मिलिट्री क्षेत्र में किस तरह महफूज रखा गया था, कैसे उसकी सेवा की जा रही थी, और सब ने उसको छिपाया था। और बाद में बराक ओबामा के समय अमेरिकन सेना ने आकर के उसका काम तमाम किया था, और उसकी लाश को भी समुद्र में फेंक दिया था, ताकि बाद में जाकर के कोई तमाशा ना करें ये लोग। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए इस आतंकवादी घटना के खिलाफ। तो भाई, एक आतंकवादी घटना तो पहलगाम में भी हुई थी, जेनोसाइड हुआ था, 26 लोग मारे गए थे। और उस घटना से 6 दिन पहले 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने बड़ी बकवास की थी हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में। जो जिन्ना की वाणी हुआ करती थी बंटवारे से पहले, वो बोल रहा था उस भाषण में, और वो कह रहा था कि हम सुपीरियर हैं, हमारे तीज त्योहार, हमारा खाना, हमारा पहनावा,
हमारे फेस्टिवल वो सब हिंदुओं से अलग ही हैं। और उस बकवास के 6 दिन बाद यहाँ पर पहलगाम में जेनोसाइड हुआ। कलमा पढ़वा करके देखा गया, पेंटे खुलवा करके देखी गई, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, उनके बच्चों और उनकी बीवियों के सामने गोली मार दी गई। उसी आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस बुला करके लंच कराते हैं, जिसकी वजह से पहलगाम हुआ। और आज ऑस्ट्रेलिया के इस हमले पर वो कह रहे हैं कि सबको इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ये दोहरे मानदंडों में जी कैसे लेते हैं? नींद कैसे आ जाती है इनको? देखिए, करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे आप गुड स्टेट पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट नहीं कर सकते। ये सब लोग अपने मन से बात करते हैं। वो जो पुराना अमेरिका था, अच्छा था, खराब था, जहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट पॉलिसीज के थ्रू बात करता था, वो अब चला गया है। अब ये बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे आप देखते हैं ना, किचन कैबिनेट चल रही है, आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह की भाषाएं यूज करते हैं। तो दैट इज डिग्रेडेशन तो है ही डिप्लोमेसी कन्वर्सेशंस में। दूसरा आपने बात किया जो ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 लोग शूटर्स थे, बोला जाए आतंकवादी, जिन्होंने ज्यूस को टारगेट किया पहलगाम इंसिडेंट के जैसा। ऐसा ही बोला जा रहा है कि गोवा में भी ये प्लान्ड है न्यू ईयर पार्टी पे, ऐसा भी लोग बात कर रहे हैं, इसी तरह के इंसिडेंट। अब इसमें देखिए, रेडिकलाइजेशन तो एक बड़ा माइल्ड वर्ड है। अब ये पूछा जा रहा है कि कुरान जिसने पढ़ी है या हदीस या जिसमें लेक्चर सुने हैं मस्जिद में, क्या उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ये डिबेट है ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली, कि एनीवन गोइंग टू मस्जिद कैन दे बी ट्रस्टेड और नॉट। ये डिबेट है जनरल ऑस्ट्रेलियंस के अंदर। अगर आप बात सुने, मीडिया की सुने, तो एनालाइज करें तो, और वो बात सच है कि कौन सा मुसलमान रेडिकल नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए। या कौन सड़क पे मस्जिद पढ़ रहा है, तो वाई दे नीड ए मस्जिद। अगर सड़क पे पढ़नी है तो मस्जिद की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, वो कि हराम है इस्लाम में कि कोई बुत परस्ती बोलते हैं ना, तो मस्जिद भी बुत परस्ती हो गया। आप फोटोग्राफ भी नहीं लगा सकते कहीं पर ना। उन्होंने बोला कि अब वो भारत से हैं और इससे हैं। भाई ये तो एक अपने आप को भारत का भी पार्ट नहीं मानते, ये तो भारत के विरुद्ध काम करते हैं। अगर इनका जन्म भारत में हो गया, मुसलमान परिवार में, तो ये कौन से भारतीय? हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन रेडिकल नहीं है, तो इसका तो हमको पता नहीं है, तो हमको सभी को एज्यूम करना पड़ेगा रेडिकल है। तो ये जो तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे यहाँ से नहीं, उधर भाई मुसलमान तो है ना, तुम्हारी उम्मा का तो है ना, क्या बिल्कुल। आप कहीं से भी हो। और फिलीपींस में जो सेबू नाम का जो आइलैंड है, सेबू, उसको सेबू बोलते हैं, चेबू बोलते हैं, वो पूरा आइलैंड इस्लामिक कंट्रोल करते हैं, इस्लामिज्म से कंट्रोल होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया की फंडिंग होती है, और वो आइलैंड बनाया गया था टू रेजिस्ट द स्पेनिश इन्वेजन, क्योंकि पूरा फिलीपींस हिंदू राष्ट्र था पहले, हिंदुओं की जगह थी। उसकी भाषा में तगालग में आप सुनेंगे तो सब पता लग जाएगा कि सारे ब्राह्मण कनेक्टेड थे। तो सेबू आइलैंड का तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जिसको फिलीपींस टारगेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको हथियार कौन देता है? वो M6 से लड़ते हैं। तो लुक एट दीज गाइस, जिनका स्टेबल ऑपरेशन था, आप देखते होंगे बोल्ट एक्शन किस तरह लोड कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ है वहां पर। और उसको ऑपरेट कौन करता है? तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है। कौन ऑपरेट करता है उसको, इसका उत्तर देने के लिए आपको सारे कनेक्शंस मिल जाएंगे अमेरिका के, जो आपको दिखने चाहिए वहां पे। इसलिए चुप बैठे हुए हैं। क्राउन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए ब्लेम डाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कोई पाकिस्तान में ढूंढ रहा है, कोई इंडिया में ढूंढ रहा है। प्रॉब्लम कहीं और है। किसी ने फंड किया ज्यूज के विरुद्ध काम करने के लिए, ताकि ज्यूज और ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई शुरू हो, मुसलमान उसमें से, और या मुसलमानों को टारगेट किया जाए वहां पे। दैट वाज द होल प्लॉट। फेल हो गया पूरी तरीके से। और ट्रंप साहब बड़े डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा था कि अब तक 39 देशों को ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, ट्रेवल पर बैन लगा दिया है। इन देशों के नागरिक
अमेरिका में घुस ही नहीं सकते हैं। हुआ क्या है साहब? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया। मुझे ये समझ नहीं आया वो क्यों छोड़ दिया दोनों को। और उसमें से अब जो आप कंट्रीज देखेंगे ट्रैवल बैन के लिए, सबसे तो प्रोमिनेंट सोमालिया है। सोमालिया का इशू चल रहा है मिनेसोटा में। और इस सारे ग्रुप्स के अगर आप इतिहास देखें, सब में टेररिज्म प्रमोट किया था अमेरिकन एजेंसीज ने, सारे के सारे। कोटे डो इवरे, फिर आपके माली, अमेरिका के पास में हाइती। अब हाइती को तो आपको पैसा देना चाहिए वहां पे भोजन नहीं करने के लिए, वो अमेरिका के पास है एकदम। और मैं ट्रम्प को एक बात देखनी चाहिए कि अमेरिका के आसपास सारे देश गरीब क्यों हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो मेक्सिको में 41% पॉवर्टी क्यों है, हाइती में 41% पॉवर्टी, हाइती में तो 65% पॉवर्टी है। पोर्टो रिको जो अमेरिकन स्टेट है, बोला जाता है कि अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट है, अमेरिकन स्टेट है, उसमें तो 35% पॉवर्टी है। तो सारे देश गरीब क्यों हैं? और ये सारे देशों में क्या इन्वॉल्वमेंट था अमेरिका का कि ये लोग यहाँ पर आए? तो सबको पता लगेगा सब जगह रिवर्स, सब जगह जो है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हुए थे, ये कॉमन। चाहे साउथ अमेरिका भी ले लें, कोई भी ले लें, और ये सब फेल्ड रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस थे। स्पेशली अफगानिस्तान पे तो आपको मालूम ही है कि 9 लाख लोग लाए गए थे, आप 9 से 10 लाख लोग। और तो देन ट्रम्प तो कभी भी नाराज हो जाते हैं आजकल। ट्रम्प चाचा की तो बात ही छोड़ दीजिए। यूरोप वालों से बड़े नाराज हैं आजकल। क्या गेम चल रहा है? और सुन रहे हैं कि अब तो यूरोप वालों को वो जिम्मेदार ठहराने लगे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध ना थमने के लिए। कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए इन सबको। अब ये नाराज है, देखिए ये पर्सनल नाराज होना ये स्टेट के लिए तो नहीं चलता है। दैट्स हाउ द डिस्कोर्स हैज कम डाउन सो लेवल लो हो गया है कि अब अमेरिका मतलब ट्रम्प हो गया। अब नाराज चल रहे हैं, जैसे शहनशाह हो या महाराजा हो कहीं के। अब यूरोप से नाराजगी का अर्थ क्या है कि यूरोप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं ले रहा। आप उसको लेने देना नहीं चाहते थे पहले तो। आप तो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन को आप कंट्रोल करें। अमेरिकन पॉलिटिक्स ने यूरोपियन यूनियन क्रिएट की। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन से बना, बिकॉज दे वांटेड वन सिंगल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो यूरोपियन यूनियन बन गया। और दे डिड नॉट थिंक कि यूरोपियन यूनियन बनने के बाद यूरोपियन यूनियन कैन एक्ट एज ए कॉम्पिटिटर टू यूएसए। तो आप लोगों ने सब सोचा ही नहीं। सो नाउ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट यूरोप। और आपने यूरोप को ब्रेक भी करने की कोशिश करी। पोलैंड, इटली, हंगरी एंड एक और कंट्री है जर्मनी। आपने जर्मनी नहीं, एक और है, 4 कंट्रीज आ गए, आपने ब्रेक करने की कोशिश करी। सो व्हाट आर कंप्लेनिंग? कंप्लेन किस लिए कर रहे हैं? और यूरोपियन यूनियन के पास सही में पैसा नहीं है। कंट्रीज आर गोइंग बैंकरप्ट इंटरनली। जॉब्स नहीं है कहीं पर इंडस्ट्रीज नहीं है। आप बताइए 2010 के बाद मात्र 14, ओनली 14 यूनिकॉर्न्स वर क्रिएटेड इन यूरोप। इंडिया में कितनी हुई? 394। अमेरिका में कितनी हुई? 1200। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है यूरोप की। और यूरोप का साइज भारत के साइज के बराबर ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक रहस्य की गुत्थी सुलझाइए साहब। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मोदी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें जानकारी दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई वो भी उन्होंने खुलासा किया। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रेड डील का कोई जिक्र ही नहीं, ना डियर फ्रेंड लिखा ना कुछ लिखा। बड़ा सिंपल सा एक ट्वीट मोदी जी ने किया। मैं इंतजार कर रहा था कि ट्रंप की टीम क्या कोई ट्रुथ पे मैसेज देती है, मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या वजह हो सकती है?
ट्रम्प चुप करके क्यों बैठ गए बातचीत के बाद? उनकी तरफ से कोई मैसेज क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने उनको कह दिया हो कि आप जो खेल कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए, अगर हमने कुछ एक्शन ले लिया तो फिर कहना मत हमसे। देखिए, ट्रम्प की चुप्पी तभी होती है जब उसको मिलिट्री थप्पड़ पड़ता है, उसके पहले नहीं होती। आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां भी मिलिट्री एक्शन थ्रेटन होता है, ट्रम्प की चुप्पी बैठती है। और अमेरिका ने वो सब काम किए हैं भारत के विरुद्ध इस समय, जो उसको फ्रेंड नाम से पुकार नहीं संबोधित किया जा सकता, नंबर 1। दूसरा, ट्रम्प को लग रहा था कि भारतीय मूर्ख है। आई लव यू, ये सब बातें पर्सनल होती हैं, ये सब स्टेट के बीच में नहीं चलती। अगर भारत का आपको रिस्पेक्ट करना है तो भारत का जो सॉवरेंटी है और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसको रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। मोदी जी रिप्रेजेंट्स 140 करोड़ भारतीय, वो बोलते हैं बार बार। तो मोदी जी का डिसरिस्पेक्ट करने पे भारत की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन भारत की डिसरिस्पेक्ट करने से मोदी जी की रिस्पेक्ट जरूर होती है ना? तो आप जब फोन पे जब बात करते हैं तू तड़ाक वाली, है ना, कि मैंने ये कर सकता हूँ एंड आई एम देयर फॉर यू, ये पर्सनल एश्योरेंस पे भारत नहीं चलता है। किसी के पर्सनल एश्योरेंस पे भारत नहीं चलेगा, ये तो भरतवंशियों का भूमि है। ये किसी के कोई पर्सनल बोल दे कि मैं आई लव यू, आई एम ए फ्रेंड, अरे तुम तो यार 1924 तक तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं था। बात करते हो 1776 की, बिल्कुल, बिल्कुल। 1924 में तो इन्होंने नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप दी। 1965 में तो ब्लैक और व्हाइट का वो डिफरेंशिएशन हटाने के लॉ पास हुआ। ठीक है, तो आपका देश तो 1965 तक नहीं बना था, किस इतिहास की बात करते हो? 1776 में तो आपका, जब हमारा पतन चल रहा था उस समय टेम्परेरी, तब तो हम लोग वी वर प्रिपेयरिंग। तो इसलिए ये तो बेकार की बात है। कभी कभी इतिहास समझाना चाहिए मोदी जी को, इनको खास बैठ के, जैसे मोदी ने समझाया था। तुम अपना जो व्हाइट रेस का जो उसमें तुम्हारा ईगो चलता है ना, उससे हम बात करते हैं। बोलते हैं भारत को किसी को भी अच्छी नहीं लगती कलरलेस स्किन, है ना, चेहरे पे दाग लगे रहते हैं। इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। और देखिए क्या है, मोदी जी बहुत ही सभ्य तरीके से बात करते हैं, कभी कभी कम शब्दों में बहुत कुछ बोल जाते हैं। जैसे उन्होंने बाइडेन को बोला था, शायद ये स्टेटमेंट मीडिया में ज्यादा आया नहीं, उन्होंने बोला था बाइडेन को कि आई रिप्रेजेंट ए बिग सिविलाइजेशनल स्टेट। ठीक है, ये शब्द उन्होंने बार बार रिपीट किया है ट्रम्प के साथ भी। और उसका मतलब उनको समझ में आना चाहिए कि तुम किस माँ बाप की औलाद है वो तुमको भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए अभी पुतिन ने क्या कहा था? पुतिन ने दोनों देशों का नाम लिया था, भारत का और चीन का, और ये कहा था कि ये पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। दूसरी बात ये है कि दोनों देशों की आबादी 280 करोड़ से ज्यादा है। आप इनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो ये बात इनकी समझ में मुझे लगता है कि आएगी कभी आगे जा करके, अभी तो नहीं आ रही है। ईगो बहुत, देखिए कौन रन कर, अभी अब सोचिए, अगर लॉरा लूमर जैसी 25 साल की बदतमीज महिला पेंटागन में बैठी हो, या इस तरह के स्टीवन मिलर जैसे लोग बैठे हो, स्टीव विटकॉफ जैसे लोग बैठे हो, स्कॉट बेसेंट जैसे लोग बैठे हो, इनको तमीज किधर है, कहाँ पे है? इनके बाप ने तो कभी सिखाई नहीं। और ये सारे बिलियनर्स हैं। मतलब बिलियनर का मतलब ये है कि इतना घमंड है पैसे का इन लोगों को कि दे डोंट सी इंडिया एज एन इंडिया, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ भी खरीदा जा सकता है ना? लेकिन कुछ चीजों का मूल्य नहीं होता। जैसे आपका शरीर, उसका कोई मूल्य नहीं है। जबकि अगर केमिकल्स को आप बैक वे करें तो 1000 रुपए भी वैल्यू नहीं होगी केमिकल्स की शरीर के अंदर। और रेयर के हिसाब से देखिए तो कोई होगा भी नहीं शायद। तो पॉइंट इज कि भारत इज बियॉन्ड देयर प्राइस पॉइंट। ये बात सिखानी पड़ेगी। ये बाकी देशों ने इनकी आदत बिगाड़ दी है। जैसे बिल्कुल। बहरीन ने, सारे मुसलमान देशों ने बिगाड़ी है बाय द वे। सारे इस्लामिज्म वाले देश हैं जिन्होंने इनकी आदत बिगाड़ी है। सारे बिकाऊ होते हैं। तो भारत वैसा नहीं है, इसलिए इनको हिंदुओं से चिढ़ है।
एक्चुअली बात हमको स्पष्ट करनी चाहिए, चिढ़ हिंदुओं से है, क्योंकि भारत की प्रभुता की रक्षा जो आइडियोलॉजिकल कर रहा है वो हिंदू कर रहे हैं, और वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ब्राउन व्यक्ति झुका कैसे नहीं, बिकॉज सारे ब्राउन लोग तो झुक गए, एक के अलावा, एक हिंदुओं के अलावा। तो पाकिस्तानी भी झुक गए, इनके जितने सब झुके हुए हैं, चाट रहे हैं, तो इनको वो बुरी आदत पड़ गई है। तो एटलीस्ट भारत को बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि सिर्फ अमेरिका के लिए भारत को अपनी सड़क की भाषा होती है ना, तो चल इधर चल, उस तरह की बातें इनको सुनानी चाहिए थ्रू डिप्लोमेसी, जैसे इसकी भाषा वैसे सिखाए। इनके एक ऑफिशियल ने बयान दे दिया कि साहब भारत की तरफ से हमें बहुत अच्छे ऑफर मिले हैं। तो पीयूष गोयल का बयान आ गया कि अगर बहुत अच्छे ऑफर मिले हैं तो तुरंत साइन करो, ट्रेड डील फाइनल करो। देर किस लिए कर रहे हो अगर बहुत अच्छे प्रपोजल मिले हैं तुम्हें? तो इनको ऐसे जवाब देने वाले, और दिखाई दे रहा है कि बंदूक ताने खड़े हैं, और हमारे मंत्री ने कह दिया कि भैया कनपटी पे आप राइफल लगा करके हमसे ट्रेड डील साइन नहीं करवा सकते। जब तक हमें नहीं लगेगा कि संतुलित है, तब तक हम ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। बोलते हैं इंडिया इज ए टफ नट टू क्रैक। मैंने कहा नट तो तुम हो यार, क्रैक तो तुम लोग हो रहे हो। इंडिया इज ए हैमर, आपको नट को क्रैक करा रहा है। सी क्या है कि ये इस तरह के जो, अब जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिकन सेनेट के सामने, कि इंडिया इज ए टफ नट टू क्रैक, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। तो पूछते हैं वो, जैसे किचन कैबिनेट बोलता हो ना कि सर राइस पे क्या चल रहा है, बोलते हैं दे हैव पुट टैरिफ्स ऑन राइस, मतलब दे आर एक्सप्लॉइटिंग अमेरिकन मार्केट। मैंने कहा तुम लोगों को, देखिए क्या है कि अमेरिकन राइस बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, दैट इज सोल्ड टू एनिमल्स फॉर एनिमल फीड, ठीक है, उसको मनुष्य नहीं खा सकते, उसके अंदर उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। वो चाइनीज को बेचा जाता है या जापान को बेचा जाता है क्योंकि स्टिकी रहता है वो, लेकिन उसको कोई मनुष्य खाएगा तो पेट में खराबी हो जाएगी उसकी। तो उस तरह का राइस होता है। तो ओनली राइस अगर ये लोग घर पे खाते भी होंगे इज इंडियन बासमती राइस या इंडियन सोना मसूरी राइस, विच इज यूज्ड फॉर ऑल द पॉरेज और इसे बनाने के लिए। तो उस पे तो ऑलरेडी टैरिफ है 50%। तो वो वहां पे बताना भूल गए, वहां के जो सेक्रेटरी हैं, कि भाई ये तो ऑलरेडी टैरिफ है सर, इसके टैरिफ के बाद आप देखिए बिक रहा है, अमेरिका में जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके लिए टैरिफ कौन दे रहा है? जनरल मिल्स, बिल्कुल इंपोर्टर्स। सो अब वो हॉन्ट करेगा उनको बहुत बुरी तरीके से कि अब जनरल प्राइस ऑफ राइस इज गोइंग टू गो अप फॉर अमेरिकन बाय अमेरिकन एक्सपोर्टर्स, और भारत का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ टू अमेरिका, 7% इंक्रीज हुआ टू यूएस ऑल्सो। तो होर्डिंग लोग कर रहे हैं, दे हैव टू मेक लॉज अगेंस्ट द होर्डिंग, ताकि दे शुड स्टॉप द होर्डिंग। तो ये सब चल रहा है इधर, एंड आई थिंक दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ क्या भारत के साथ कैसे डील करें। वैसे भारत को इनसे कोई इंजिन का डील नहीं करना चाहिए इन फ्यूचर, अभी जो कर दिया है उससे तो भारत की सिक्योरिटी पे फर्क पड़ गया है। बहुत महत्वपूर्ण संकेत आप दे रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।